अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इंसाफ की आवाज ज़किया जाफरी चली गई। हर तरफ गहरी उदास और एहसास तन्हाई है। इंसाफ के लिए लड़ने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। ज़किया जाफरी की जिंदगी गुजरात 2002 के फसाद के बाद मुसलसल सोगवारी में गुजरी। उनका इस जहां से रुखसत होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। ज़किया जाफरी इंसाफ पसंद अवाम के लिए उम्मीद की किरण थी। वो बहुत दिलेर, बेखौफ और हौसलामंद खातून थी। वो मुसलसल 20 बरस तक इख्तदार वालों के खिलाफ इंसाफ की कानूनी लड़ाई लड़ती रही और कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके इंतकाल के बाद मुल्क भर में विम यानी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से ताज़ियाती जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। खुसूसन मैसूर शहर में वाक़े SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में आज वुमेन्स इंडिया मूवमेंट और SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक ताज़ियाती जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे ख़वातीन और जिम्मेदारों ने शिरकत की। तो आइए सुनते हैं इन सब जिम्मेदारों का आज के दिन क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही अजीम मुजाहिदा की ताज़ियत में यहाँ पर जमे हैं। जो अजीम मुजाहिदा इस मुल्क की सबसे ताकतवर, पावरफुल और पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि जिनका सत्ता पर कब्जा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाली जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, ज़किया जाफरी, उनकी ताज़ियत में जमे हुए हैं। तो मैं उनकी ताज़ियत में बात शुरू करने से पहले उनके लिए एक अशार बोलते हुए अपने बात को शुरू करना चाहता हूँ। जुल्म के खिलाफ उठी तो एक आवाज़ बन गई, जुल्म के खिलाफ उठी तो एक आवाज़ बन गई। ज़किया की तड़प अब तारीख का एक राज बन गई। खून के रंग से लिखी है ज़किया तेरी कहानी, खून के रंग से लिखी है ज़किया तेरी कहानी। तूने दुखों में भी कर दी है इनकलाबी रवानी। जैसा कि सब जानते हैं, 2002 हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब था। 2002 का जो गुजरात का फसाद था, बहुत सारे गुजरात के वाक़यात हैं कि वहाँ के आम लोगों के साथ किस तरह का जुल्म किया गया, कितने घरों को उजाड़ा गया, कितने लोगों को घरों से बेघर किया गया, कितनी माओं बहनों की इज्जत को पामाल किया गया, कितनी दरिंदगी से वहाँ के मुस्लिम नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को गाजर और मूली की तरह काटा गया। ये एक आम लोगों के साथ हुआ था। मगर अफसोस की बात यह है कि एक कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी साहब, जो एक गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे, उनके घर में ये दंगे फसाद से बचने के लिए 70 लोग उनके घर में पनाह लेने के लिए जाते हैं। तो ये RSS और बजरंग दल के दरिंदे, जो इंसानी शक्ल में हैवान नुमा दरिंदे हैं, ये लोग उनके घर पर घेरा डालते हैं। एहसान जाफरी साहब अपने और अपने परिवार और अपने सोसाइटी के तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंसाफ की निदा लगाते हैं। वहां के मौजूदा CM नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं, सोनिया गांधी को कॉल करते हैं, मगर कहीं से भी उनके लिए तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं आती। आखिरकार वो लोग उनके घर में घुसकर जितने भी लोग उनके घर में पनाह लिए हुए थे,
यहां तक कि उसमें कई औरतें भी थी। उन औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी इज्जत को पामाल करते हैं। एक एक औरत के साथ 15-15, 20-20 हैवान नुमा दरिंदे उनके साथ बदसलूकी करते हैं। जब ज़किया जाफरी ये तमाम चीजों को अपने आंखों से देख रही थी तो हमें गौर करना है कि उनके दिल पर क्या गुजर रहा था। आज ज़किया जाफरी की दास्तान किसी अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक उनकी दास्तान है, इतनी खतरनाक उनके ऊपर गुजरे हुए हालात हैं। मगर ज़किया जाफरी हमारे लिए एक इनकलाबी मैसेज देकर गए हैं, एक इंसाफ के लिए खड़े होने का एक मैसेज देकर गए हैं कि अगर हम अब भी नहीं जागे, मजलूमों के लिए, इंसानों की इंसानियत के लिए नहीं खड़े हुए, तो ऐसे हजार ज़किया जाफरी के साथ और भी जुल्म होता रहेगा, ऐसे हजार बल्किस बानो के साथ और भी जुल्म होता रहेगा। अगर इसे रोकना है तो हर एक को, हर एक औरत को, हर एक मर्द को एक इनकलाबी आवाज के साथ, जिस तरह ज़किया जाफरी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात के मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने लड़ा था, इस तरह हम ज़किया जाफरी की बाकी की लड़ाई के लिए हम सब खड़े होना है। ज़किया जाफरी के सामने उनके शोहर को इस तरह दरिंदगी से उनका कत्ल किया, जबकि वो एक रुकने पार्लियामेंट थे, एक आम आदमी भी नहीं थे। एहसान जाफरी साहब और कांग्रेस के फाउंडर लीडरों में से थे। गुजरात में कांग्रेस को उरूज में लाने पर एहसान जाफरी साहब का बहुत अहम रोल था। ऐसे एक अहम लीडर के साथ इतना बदसलूकी किया गया कि वो तमाम लोगों के सामने, उनके वाइफ के, उनके बीवी के सामने एहसान जाफरी को लेकर गए और उनको एक सुतून पर बांधा गया, उनको बरहना किया गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर उनको जलाया गया। गौर करने की बात है, हम और आप वहां रहते और हमारे घर वालों के साथ इस तरह होता तो हमारे ऊपर क्या बीतती। तो हमें सोचना चाहिए कि ज़किया जाफरी की यह दास्तान सिर्फ अल्फाजों में हम बयान करके इसे कंक्लूजन में ला सकते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि ज़किया जाफरी 2002 से लेकर 2000 अभी तक भी, उनके आखिरी सांस तक भी 22 साल के अरसे तक उन्होंने इंसाफ की निदा लगाते रहे। इंसाफ के लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर उनको अफसोस इंसाफ नहीं मिला। मगर वो अपने आखिरी सांस तक, जिसके आंखों के सामने अपना घर उजड़ गया, अपनी पूरी सोसाइटी उजड़ गई, अपना शोहर शहीद हो गया, मगर ज़किया जाफरी का हौसला खत्म नहीं हुआ। ज़किया जाफरी ने यह साबित कर दिया कि उम्मीद कभी नहीं टूटेगी। चाहे हमारे पूरे, ज़किया जाफरी ने हमें यह मैसेज देकर गया है, चाहे हमारे पूरे खानदान को तबाह कर दें, चाहे हमारे पूरे सोसाइटी को तबाह कर दें, अगर आखिर हम एक आदमी भी उसमें बचे हैं तो वो सोसाइटी के इंसाफ के लिए, वो खानदान के इंसाफ के लिए हमें उठ खड़े होना है। और ज़किया जाफरी सिर्फ अपने शोहर के इंसाफ के लिए नहीं लड़ी, बल्कि अपने शोहर के इंसाफ के साथ साथ गुजरात के दंगों में जितने मासूमों की जाने गई, जितने औरतों की इज्जत पामाल हुई, जितने मासूम बच्चों को जलाया गया, जितने नौजवानों को काटा गया, उन तमाम के इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी ने जद्दोजहद की थी। मगर अफसोस 2004 से लेकर 2014 तक जिस रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी की हुकूमत रोल कर रही थी। वो 10 साल के अरसे में कांग्रेस पार्टी भी उनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रही। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट खरगे और राहुल गांधी को, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, मुसलमानों का वोट लेकर वो पावर में आते हैं। ज़किया जाफरी के इंतकाल के बाद एक दर्द जुमला उन्होंने नहीं अदा किया, एक कांडोलेंस, एक ताजियती पैगाम उन्होंने नहीं लिखा। बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। और हमें समझना चाहिए कि हम जिस कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं कि यह हमारा तहफ्फुज करेगी, यह हमारे इंसाफ के लिए खड़ी होगी, पिछले 70 पर 5 साल का तजुर्बा है। सिर्फ हमें इस कांग्रेस पार्टी से बर्बादी मिली है, नाइंसाफी मिली है, गद्दारी मिली है, मुनाफिकत मिली है, इंसाफ नहीं मिला, तहफ्फुज नहीं मिला। तो आने वाले दिनों में हमें यह समझने की जरूरत है, अगर हम इस मुल्क को
एक अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, एक इंसाफ का गहवारा बनाना चाहते हैं, एक भाईचारे का गहवारा बनाना चाहते हैं और इस मुल्क को जातिवाद से आजादी दिलाना चाहते हैं, भूख से आजाद दिलाना चाहते हैं, खौफ से आजादी दिलाना चाहते हैं, तो वुमेन इंडिया मूवमेंट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले जब तक हम नहीं जुड़ेंगे और अपनी एक सियासी ताकत को बनाने के लिए हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये नाइंसाफी, ये जुल्म का राज कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरी यही आजिजाना गुजारिश है आप सबसे कि ज़किया जाफरी तो इस दुनिया से चले गए, मगर ज़किया जाफरी की जद्दोजहद बाकी रहना चाहिए। वो हमारे जरिए, हमारी हर एक माँ के जरिए, हमारी एक बहन के जरिए ज़किया जाफरी की जद्दोजहद को हमें बाकी रखना है। लेकिन याद रखें कि जुल्म हमेशा जीत नहीं सकता और तारीख गवाह है कि जुल्म हमेशा जीता भी नहीं है। जुल्म इंशाअल्लाह जरूर खत्म होगा, इंसाफ का सूरज जरूर चमकेगा। ज़किया जाफरी का जो दर्द है, उनकी जो इस्तकामत है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो उम्मीद है, वो उम्मीद, वो दर्द, वो उनका जज्बा, वो उनकी इनकलाबी रवानी हमारे अंदर हम सबको पैदा करना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है, जब किसी के साथ जुल्म होता है, तो उस जुल्म से उनको निजात देने के लिए ज़किया जाफरी जैसा हौसला लेकर हमें खड़ना है, ज़किया जाफरी जैसा इस्तिकामत के साथ, कमिटमेंट के साथ हमें खड़ना है। तो यही उम्मीद करते हुए मैं आप सबको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे सियासी हालात को हम दुरुस्त नहीं करेंगे, ये नाइंसाफी का दौर खत्म नहीं होगा। जब तक ऐवानों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जैसे बहादुर लीडरान, अब्दुल मजीद साहब जैसे बहादुर बावकार लीडरान को हम असेंबलियों में, ऐवानों में, पुटनंजा सर जैसे बहादुर नौजवानों को, बहादुर लीडरों को जब हम नहीं भेजेंगे, जो जाकर वहां हमारे हक के लिए, हमारे तहफ्फुज के लिए बात करेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे, जब तक इंसाफ कायम होने वाला नहीं है। अगर हम इस जुल्म के राज को खत्म करना है, ये फैशिज्म के राज को खत्म करना है, ये जुल्म के नंगे नाच को खत्म करना है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वुमेन इंडिया मूवमेंट को उरूज पर लाना है। और मौजूदा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो कोई सियासी, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो कोई फैशिज्म के नाम पर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये पार्टियों को खत्म करना है और एक इंसाफ के साथ, तहफ्फुज के साथ, सेक्युलरिज्म के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करते हुए इंसाफ का निजाम बनाने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टी को हमें उरूज पर लाना है। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का राज बहुत देर नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಎಹ್ಸಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ತಲುಪುವುದು, ಹಿಂದೂ ದಂಗೆಕೋರರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನುಗ್ಗುವರು, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಪಡಿಸಬಾರದು, ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಹ್ಸಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಝಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪತಿಯ ಒಂದು ಆಸರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಝಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಒಂದು 68ರಿಂದ 69 ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಎಹ್ಸಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನನ್ನ ವಟಾರದವರು, ನಾನು ಇವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿನ್ನವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದು
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ಬೀಗಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪತ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ಅವರ 68 ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 68 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು 200ರಿಂದ 250 ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಹ್ಸಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಮಿಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಸಹ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಏನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅಂತಹ ನಿಜ ಜೀವನದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರಿತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರಂತಹ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಗಲಭೆಗಳು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತವು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಹ ಗುಜರಾತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವಂತದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಂದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗಿವೆ, ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ಸೇರಲಿವೆ. ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಂತಹ RSS ನಂತಹ BJPಗಳಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರು ನಾವು. ಇಂತಹವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೌರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನುಗಳಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಈಗ ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರ ನೆನಪಿಸದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.